concentration of reactant versus time. तो अगर हम लोग concentration time graph plot करते हैं तो concentration with respect to time कम हो रही होती है, but अब ये जरूरी नहीं होता कि concentration with respect to time linear decline हो. Concentration with respect to time का decline could be different. ठीक है, जिसमें से एक पॉसिबिलिटी मैंने ड्रॉ करके इस वक्त आपके सामने है, जो कि लास्ट टाइम क्लास जो हुई थी उसमें हमने बताई थी. ठीक है, तो ये तो लीनियर डिक्लाइन हो रहा है कि कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिरती चली जा रही है, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है इसके लिए इसका जो स्लोप है वो भी कांस्टेंट होगा. अब स्लोप या ग्रेडियंट कांस्टेंट का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है. क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से आप निकाल सकते हो, कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स इस लाइन के उठाकर, और उससे आप इसका ग्रेडियंट निकाल सकते हो, एंड दैट विल बी द मोल्स पर dm क्यूब पर सेकंड, व्हिच इज द रेट ऑफ रिएक्शन. बट एज आई हैव सेड कि this is not the only possibility of concentration time graph. Rather, we can have some different plots as well, depending upon the reaction. अभी वो हम details और पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि where we are getting what type of graph. But in the initial, I just want to let you know कि भाई ग्राफ सीधी डिक्लाइनिंग का लाइन तो ये रहा. अगर डिक्लाइनिंग का लाइन ना हो ग्राफ में तो हम कैसे इस काम को कर सकते हैं? तो उसके लिए एक जो ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ हल्का सा कर्व में भी आपको मिल सकता है. अब ये हल्का सा जो कर्व है ये, या फिर अगर कोई कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का आपको डीप कर्व मिल जाए, फॉर एग्जांपल ये कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ है और इसमें आपको फॉर एग्जांपल एक बहुत ही डीप कर्व मिल रहा है. सही है, इन दोनों ही केसेस में आप देखिए कि ग्रेडियंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. सही है. अब अगर ग्रेडियंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है इन दोनों ग्राफ में, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा कि व्हाट इज द रेट? क्यों? क्योंकि अगर मैं बिल्कुल जीरो टाइम पर मेजर करूं तो स्टीपेस्ट ग्राफ है, और अगर मैं आगे चलता जाऊं टाइम में तो ग्राफ की लाइन की स्टीपनेस कम होती जा रही है. तो जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन, उसका स्लोप भी कम होता चला जाएगा. कैसे? अब मैं फॉर एग्जांपल इस लाइन पे रख के बताता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि जी इस ऊपर वाले ग्राफ में तो इसको बड़ा करके अभी बना है. अगर मैं आपसे कहूं कि जी जीरो टाइम पर, सही है, जीरो टाइम पर आप इसके रेट बताइए क्या रहा होगा. जैसे ही स्टार्ट हुआ उस वक्त रेट क्या होगा? तो आप कहोगे सर जीरो टाइम का जो ग्राफ होगा वो जाहिर है किस तरीके का होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा कि ये जो स्लोप होगा, ये स्लोप हमारे पास इस तरह निकलेगा. टेंजेंट ड्रॉ हो गया जीरो पर, तो आप देखिए इसकी स्टीपनेस क्या है, इसकी स्टीपनेस तो ज्यादा है. अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि जी थोड़ा सा आगे यहां पर आप ग्राफ के ऊपर स्लोप देखिए, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर यहां पर जो स्लोप है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा. मेरी बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से अगर मैं और आगे बढ़ूं तो जाहिर है स्लोप इसका और भी ज्यादा कम हो जाएगा. तो आई कैन सी कि जी सर विद रिस्पेक्ट टू टाइम अब जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं है. जैसे कि ऊपर आप देखिए, ऊपर वाले ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट था, वैसे अब इस ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट नहीं आ रहा, स्लोप चेंज होता चला जा रहा.
अब ये जो स्लोप है, इसमें जो पहली लाइन फॉर एग्जांपल मैंने ड्रॉ करी है, ये रेट 1 है, ये रेट 2 है, ये रेट 3 है, एंड ऑनवर्ड्स अगर मैं मूव करता जाऊं तो रेट चेंज होता जाएगा। तो रेट 1 जो होगा वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू रेट 2, थोड़ा स्लो होगा, एज कंपेयर टू रेट 3 वो उससे भी स्लो होगा। तो यू कैन सी के द कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ इफ चेंजिंग इट्स अपीयरेंस, तो उसकी वजह से आपका जो ग्रेडियंट है, रेट है, वो भी डिफर करता जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आप नीचे वाले ग्राफ में देखूं, उसका भी यही हाल होगा कि उसमें भी ग्रेडियंट्स डिफरेंट आएंगे एट डिफरेंट पर्टिकुलर टाइम या कॉन्सेंट्रेशन। तो इन दोस केसेस व्हेन वी आर गेटिंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स, यानी कि डिफरेंट रेट्स, ठीक है, तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को फॉलो करने के लिए हमें एक चीज और भी पढ़नी पड़ती है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। अब आता हूं अपने उस टॉपिक पे कि वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अब एक चीज लिख रहा हूं यहां पर, रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन किसे कहते हैं? अब देखिए, रेट इक्वेशन कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हैं जो इफेक्ट कर रही हैं, वो प्रेजेंट होंगी रेट इक्वेशन में। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो रेट पर इफेक्ट नहीं कर रही, तो वो रेट इक्वेशन में भी प्रेजेंट नहीं होंगी। अब यहां पर ये मसला कैसे आपकी समझ आएगा, आइए देखिए, अब मैं आपको बताऊं। रेट इक्वेशन का मतलब है it is an equation which shows how the rate of particular reaction varies with the concentration of the reactants or catalyst। अच्छा, ये कैसे निकल सकती है? इट कैन ओनली बी प्रोसेस्ड बाय एक्सपेरिमेंटल डेटा। अब ये बात मैं भी समझाता हूं, एक मिनट पहले लिख लूं जरा। इट कैन only be obtained by processing experimental data and cannot be derived
थ्योरेटिकली जिसे आप कह सकते हैं, या कैलकुलेशन से मैथमेटिकली या थ्योरेटिकली ये कैलकुलेट नहीं हो सकती, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही प्रोसेस हो सकती है। कैसे, अब जरा समझो इस बात को। देखो, मैंने तुम्हें कहा कि एक रिएक्शन हो रहा है बिटवीन टू थिंग्स, उनमें से एक चीज है सल्फ्यूरिक एसिड और एक चीज है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एएस में ये रिएक्शन आप पढ़ के आए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 3 हैलोजेंस का चैप्टर था। एएस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजेंस का एक चैप्टर था जिसमें ये आपने रिएक्शन पढ़ा था कि रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ हैलाइड आयंस। ठीक है, ये मैंने वहां से एक रिएक्शन उठा लिया, वो लिख के दिखा रहा हूं। Sulfuric acid being a stronger acid than HCl can displace sodium from its chloride salt. तो ये बना देगा Na2SO4 और HCl। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा लें और यहाँ 2 लगा लें, ये बैलेंस हो गई। अब मेरा सवाल ये है कि ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड भी एक्वस है, सोडियम क्लोराइड भी एक्वस है। अब दो चीजें, दोनों रिएक्टेंट जब एक्वस हो तो जाहिर है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन मैटर करती है फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बढ़ाऊंगा तो रेट बढ़ेगा। ऑफ कोर्स अब तक यही पढ़ के आए एएस में और O3 में कि जी फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। बट क्या जरूरी है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा हो कि 2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन करूं तो रेट भी डबल ही हो जाए? क्या जरूरी है कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स करूं तो रेट भी 4 टाइम्स ही बढ़े? ये तो जरूरी नहीं है। हाँ, ये हमने पढ़ा जरूर था इन द प्राइमरी लेवल, ये पढ़ा जरूर था कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट मैंडेटरी कि डबल करो कॉन्सेंट्रेशन किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की तो रेट भी डबल ही होगा। मे बी डबल करने से रेट 4 गुना बढ़ जाए, मे बी मैंने ट्रिपल की कॉन्सेंट्रेशन, रेट 9 टाइम्स बढ़ गया, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी पॉसिबल है। अब ये किन केसेस में पॉसिबल होता है? ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम ये उस केसेस में पॉसिबल है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं और रेट ना बढ़े। ये उन केसेस में पॉसिबल है जब वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट एक्सेस में हो ऑलरेडी। अब फॉर एग्जांपल, ये जो इस वक्त आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें मैंने आपसे कहा सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ खास कॉन्सेंट्रेशन है। व्हाट अबाउट NaCl? उसकी भी कुछ खास कॉन्सेंट्रेशन होगी। लेकिन अगर मैं आपसे यूं कह दूं कि सल्फ्यूरिक एसिड की X कॉन्सेंट्रेशन है और सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है तो कॉन्सेंट्रेशन में तो इतना है लेकिन वो एक्सेस में है। अब अगर किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और वो चीज ऑलरेडी एक्सेस में है और फिर मैं आपसे कहूं कि जी इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आप कहोगे सर ये तो रिएक्टेंट ऑलरेडी एक्सेस है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का मतलब जरूरी नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़े। ये भी पॉसिबल है कि अगर ऑलरेडी क्योंकि ये एक्सेस में है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट नहीं बढ़ा। मेरी बात समझ आ रही है? तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वेयर एनी पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज एक्सेस, तो जरूरी नहीं है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े। तो यानी कि बॉटम लाइन ये हो गई कि अब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं तो जरूरी ये भी नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, अब अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, रेट नहीं बढ़ा, यस, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई और रेट भी डायरेक्टली बढ़ रहा है, यानी मैंने कॉन्सेंट्रेशन डबल करी, रेट भी डबल, कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल करी, रेट भी ट्रिपल, कॉन्सेंट्रेशन क्वाड्रुपल करी, रेट भी क्वाड्रुपल।
तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को रेट से प्रोपोर्शनल देखता जाऊं, दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी. नाउ द थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन डबल करूं और रेट एक्सपोनेंशियली बढ़े, लाइक अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन डबल करी और रेट एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट क्वाड्रपल हो गया ऑलरेडी. क्वाड्रपल का मतलब अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहा, इट इज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज. अगर मैंने 3 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन कर दी, पता चला रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स बढ़ गया. नाउ दिस इज शोइंग द एक्सपोनेंशियल राइज. दिस इज द थर्ड पॉसिबिलिटी. मेरी बात समझ आ रही है? तो इसीलिए रेट इक्वेशन में सिर्फ वो चीजें आ सकती हैं, वो कॉन्सेंट्रेशंस आ सकती हैं जो रेट पर इफेक्ट करें. अगर कोई चीज रेट पर इफेक्ट नहीं कर रही तो वो रेट इक्वेशन में भी नहीं आएगी. इसीलिए अब इस वर्डिंग को समझिए जरा जो मैंने लिखी है. इट इज एन इक्वेशन विच शोज हाउ द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन वेरीज विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट. यानी कि वो कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जिनकी वजह से रेट बढ़ेगा या रेट कम होगा, which are actually depending, will come in the rate equation only. And those who are present in the reaction, but their concentration is not affecting directly the of reaction, वो rate equation में नहीं आएंगी. अच्छा, अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी अफेक्ट करेगी, कौन सी अफेक्ट नहीं करेगी, या अगर कोई इफेक्ट करेगी तो कितने फैक्टर से अफेक्ट करेगी? विल इट बी अ लीनियर इंक्रीज, विल इट बी एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज? मुझे क्या पता? तो उसके लिए वर्ड लिखा है यहां पर, दूसरी स्टेटमेंट मैंने क्लियरली, इट कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा. यानी आपको बताया जाएगा कि भाई ये ऐसे किया था तो ये हुआ, ये कॉन्सेंट्रेशन इतनी बढ़ाई थी तो रेट इतना बढ़ा. जब आपको डेटा दिया जाएगा एक्सपेरिमेंटल, तो उससे ही आप प्रोसेस कर सकते हो कि रेट इक्वेशन में क्या क्या चीजें कितने कितने फैक्टर से आ रही हैं. थ्योरेटिकली बाय लुकिंग एट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, जैसे कि अभी इस वक्त आपके सामने लिखी हुई है, हाउ डू यू नो कि इक्वेशन में, रेट की इक्वेशन में NaCl आएगा या नहीं आएगा? हाउ डू यू नो कि रेट की इक्वेशन में H2SO4 आएगा कि नहीं आएगा? पता ही नहीं. क्यों? एक्सपेरिमेंटल कोई डाटा ही नहीं है, इसके एविडेंस ही नहीं मेरे पास. तो जब तक डेटा नहीं मिलेगा, वी कैन नॉट वर्क आउट द रेट इक्वेशन. ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पे क्लियरली लिख दिया, इट कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा बट नॉट द थ्योरेटिकली. अच्छा, अब आता हूं इसके बाद. ये तो हो गया प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से गेम. अब प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से गेम क्या हो गया? प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से गेम हो गया कि रेट मे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मे बी, टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड. रेट मे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी अदर थिंग. कोई भी चीज यहां पे हो सकती है इन द रेट इक्वेशन, कोई भी चीज यहां पे प्रोपोर्शनल हो सकती है. यहां पे वो कैटलिस्ट भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल यहां पर एनी थिंग, कैटलिस्ट में लिख दिया मैंने, तो एनीथिंग यानी एनी अदर कैटलिस्ट की भी कॉन्सेंट्रेशन यहां पे इफेक्ट कर सकती है, कोई भी चीज. अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है, दिस साइन, इसको रिमूव करके अगर मैं कोई कांस्टेंट लगाऊंगा तो वो कहलाएगा रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट इक्वेशन में आ रहा है. तो इसीलिए हम लोग इसको यूं लिख लेते हैं कि अगर कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल ए से रिएक्ट कर रहा है बी और बना रहा है सी और डी, और मैंने रेट के ऊपर वर्किंग करी और मुझे पता चला कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, बट बी के हिसाब से ये एक्सपोनेंशियल है कि बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल से नहीं क्वाड्रपल से बढ़ेगा. उसके बाद स्क्वायर लगा दिया. अभी बताता हूं ये काम कैसे हो रहा है. अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए, यानी कि इनको हटाने के लिए, मैं एक रेट कांस्टेंट लगाऊंगा विच इज के. जैसा मैंने बताया था कि केमिस्ट्री में हर कांस्टेंट के से ही लिखता है वो. अब पता नहीं क्या उसे शौक था, के से उसका
क्या नाम अटका हुआ था कि जो वो हर नाम कांस्टेंट को उसने के से ही रिप्रेजेंट किया, लेकिन बहरहाल ये कांस्टेंट भी के से ही लिखा जाता है। तो इसके लिए अब रेट इक्वेशन अगर बनाऊंगा तो रेट इक्वेशन क्या होगा, ये रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहा हूं तो इज इक्वल टू लगाऊंगा और रेट कांस्टेंट क्या लगा दिया, के। अब बाकी जो चीजें बची वो एज इट इज आ गई, ए और बी की पावर स्क्वायर्ड, जो भी आया, जो भी कुछ हुआ ये वो यहां पे आ गया। अब यहां पर के क्या है, के इज रेट कांस्टेंट, के इज रेट कांस्टेंट which is constant for every other reaction, यानी कि इसकी वैल्यू हर रिएक्शन की अपनी खुद की कोई होगी, ठीक है। हर रिएक्शन की के की वैल्यू कुछ अपनी खास होगी, अलग होगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जरा एक चीज पर, रेट इक्वेशन समझ आ गई, रेट कांस्टेंट समझ आ गया। अच्छा, रेट कांस्टेंट किसी चीज पर डिपेंड भी करता है? इज देयर एनीथिंग ऑन विच दिस रेट कांस्टेंट डिपेंड्स? रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है दो चीजों पर, ठीक है। नंबर वन टेम्परेचर पर और नंबर टू कैटलिस्ट पर। और कोई चीज नहीं है जिस पर रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। तो ये पॉइंट भी आप मेंशन कर देता हूं, पेपर में अक्सर पूछ लेता है। रेट कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। अब टेम्परेचर और कैटलिस्ट इसका क्या रेशियो है? दोनों ही से इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। के की वैल्यू फॉर एनी पर्टिकुलर रिएक्शन इज ए कांस्टेंट ऑफ कोर्स, बट अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के विल इंक्रीज ओनली। अपॉन एडिंग अ कैटलिस्ट will increase the value of K। तो इन दोनों से, टेम्परेचर से और कैटलिस्ट से, K is directly proportional, ठीक है। तो ये पॉइंट भी लिख देता हूं। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं जरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर यू, ये आपने अब तक रेट की कहानियों में नहीं पढ़ा था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की क्या पावर है, क्यों, जिसकी जो भी पावर होगी उस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होगा। तो इट इज एक्चुअली दी सम ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स प्रेजेंट इन द रेट इक्वेशन। अब ऊपर ये जो मैंने एक रेट इक्वेशन लिखी है, रेट इज इक्वल्स टू के और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 है यहां पर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1 है। तो अगर मैं आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछूं इस रेट इक्वेशन का, कि इस रेट इक्वेशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप क्या कहोगे? ए की पावर जो 1 है वो और बी की पावर 2 जो है वो, इन दोनों को ऐड कर, तो वी गेट 2 + 1 3। तो वी विल से कि द ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर रेट इक्वेशन इज 3, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं पावर्स के सम को। किस चीज के पावर्स के सम को? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो कि रेट इक्वेशन में प्रेजेंट है। तो इसकी डेफिनेशन यहां पे लिख देता हूं, ये पेपर में आती है भाई, जो डेफिनेशन लिख रहा हूं ना ये पेपर में एज इट इज आती है भाई, इसलिए लिख रहा हूं। इट इज द sum
sum of powers of concentration terms present in the rate equation. अब जाहिर है इससे ही पता चलना है कि रेट कितने फोल्ड्स बढ़ रहा है किस पर्टिकुलर रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन को कितना चेंज करने से. तो बेसिकली इट enables us to see how the concentration of the particular reactant affect the rate of reaction. अच्छा जी, अब ऑर्डर की टाइप्स हैं जो आपके कोर्स में है, अब वो डिस्कस करते हैं. टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले हमारे पास टाइप आ रही है जीरो ऑर्डर. रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन को समझ लें यूं कि जीरो का मतलब है, जाहिर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने कहा है पावर होती है, और किसी भी चीज की पावर अगर तुम कह रहे हो जीरो है, तो किसी भी चीज की पावर का मतलब है चाहे वो 1 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो लाख करोड़, कोई भी वैल्यू हो, उसकी पावर अगर जीरो है तो उसका मतलब होता है 1. सही. तो अगर किसी चीज की मैं पावर जीरो लिख रहा हूं, इसका मतलब है उसकी वैल्यू क्या है 1. अगर 1 है तो 1 से तो मल्टीप्लाई करो तुम किसी भी नंबर को, नंबर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा. तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जिस रिएक्टेंट की ऑर्डर जीरो है, इसका मतलब क्या है, उस पर रेट इफेक्ट नहीं कर रहा, रेट डिपेंड नहीं कर रहा. क्यों? उसकी कॉन्सेंट्रेशन की अगर पावर जीरो है तो इसका मतलब है 1, और अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेट सेम रहेगा, रेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. चाहे तुम कॉन्सेंट्रेशन को डबल करो, चाहे तुम ट्रिपल करो, चाहे तुम क्वाड्रुपल करो, उसकी पावर अगर जीरो है तो उसका आंसर क्या होगा 1. तो 1 का मतलब है कि द रेट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर रिएक्टेंट. ठीक है. तो इसीलिए जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग यूं लिखते हैं कि व्हेन द रेट इज इंडिपेंडेंट, व्हेन the rate is independent of the concentration of particular reactant. किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट से अगर रेट इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब इस जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल देखिए, ये कैसे निकलेगा और कैलकुलेशन कैसे होगी. आप जरा देखिए, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं,
एक रिएक्टेंट है ए, उससे बन रहा है प्रोडक्ट बी। अब उसने कहा कि उसने डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ए रख के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए और हर दफा डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन रख के उसके पास क्या रेट आया वो उसने दिया है डाटा में। अब वो डाटा ये है कि ये रहा एक्सपेरिमेंट नंबर, उसने 3 एक्सपेरिमेंट किए, 1, 2 और 3, जिसमें उसने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, जाहिर कॉन्सेंट्रेशन है तो यूनिट क्या होगा, मोल्स पर डीएम क्यूब। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए उसने एक दफा रखी 0.1, एक दफा रखी 0.2 और एक दफा रखी 0.3 मोल्स पर डीएम क्यूब। 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में उसने 3 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस रखकर देखी। तो जो रेट आया है उसके पास, रेट किस में होगा, मैंने ऊपर भी बताया था, रेट का यूनिट हमेशा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर डीएम क्यूब और टाइम पर सेकेंड। अब ये पर सेकेंड समटाइम्स पर मिनट में भी वो देता है, बट इट्स ऑलराइट, जो भी वो कहे। रेट आया 0.2, रेट आया 0.2 और इसमें भी रेट आया 0.2। अब उसने ये डेटा दिया आपको और उसने कहा कि इस डेटा से इंटरप्रेट करो कि with respect to the concentration of A, what order of reaction this is. With respect to the concentration of A, what order of reaction is this? ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? अब इसको इंटरप्रेट करने का तरीका समझ लो। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सपेरिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2। तो 1 से 2 तक पहुंचते में उसने कॉन्सेंट्रेशन को किस मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया है, पहले तो ये निकालेंगे आप। अब यहां पे तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि 0.1 0.2 हो गया है, इसका मतलब है उसने कौन सा मल्टीपल लगाया है, उसने 2 का मल्टीपल लगाया। तो जब तुम 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है मल्टीपल निकल आया कॉन्सेंट्रेशन का 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से 2 में। अब रेट के ऊपर तुमने ये करना है कि रेट के ऊपर भी जो मल्टीपल तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन का आया वो तुमने मल्टीपल लगाना है ही है, लाजमी। लेकिन अब उसके ऊपर पावर क्या आएगी, दिस इज द थिंग टू कैलकुलेट, दिस इज द थिंग टू कैलकुलेट। अब 0.2 को 0.2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, की पावर अगर मैं 0 रखता हूं तो क्या आंसर आएगा, अगर मैं 0 रखता हूं तो 2 की पावर 0 का मतलब है 1, तो 1 0.2 ही रहेगा। तो यू कैन सी 0.2 ही आया हुआ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। इसका मतलब है यहां पर 2 की पावर क्या रखी है उसने, 0। टू कंफर्म दिस लेट्स चेक अनदर एक्सपेरिमेंट। उसने कहा कि जी पहला और तीसरा एक्सपेरिमेंट कंपेयर करके देख लो। पहले एक्सपेरिमेंट से तीसरे एक्सपेरिमेंट तक पहुंचने में आपने क्या किया है, आपने मल्टीपल लगाया है 3 का। तो 0.2 को भी आप क्या करोगे, 0.2 को भी आप मल्टीप्लाई करोगे यहां तक पहुंचने के लिए इंटू 3, तो करोगे कि पावर क्या रखो कि ये आंसर आ जाए। दिस पावर नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। तो अब अगर तुम 0.2 को टाइम्स 3 करो तो यहां पर क्या पावर रखोगे तुम्हारा आंसर आए, 0.2 यानी ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब है सर इसकी पूरे की वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि 0.2 1 से 0.2 होता है, और 3 की पावर क्या रखूं कि आंसर 1 आए, तो 3 की पावर 0 रखी जाए। तो यहां से हम लोगों ने कहा कि भाई इसका मतलब ये हो गया कि विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए द ऑर्डर इज 0 ऑर्डर, क्यों, क्योंकि पावर जो आती है वही ऑर्डर होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसको स्टेटमेंट में ऐसे लिखा जाएगा, with respect to the concentration of A, the reaction is 0 order.
अब जब आप कहोगे जीरो ऑर्डर, तो आप कैसे लिखोगे इसको? आप लिखोगे यूं, रेट की इक्वेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए से, लेकिन ए का ऑर्डर क्या निकाला अभी? जीरो, तो उसकी पावर क्या लिख दी? जीरो। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो। तो अब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट लगाऊंगा विच इज के, तो ये क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू के और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या हो गई? जीरो। अब जाहिर है ए की पावर जीरो है तो इट इज वन, तो वी कैन जस्ट राइट रेट इज इक्वल्स टू के। तो यानी कि फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो वैल्यू ऑफ रेट की होगी वही वैल्यू उसके रेट कांस्टेंट की होगी। तो रेट इज इक्वल्स टू, क्योंकि के आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो यू कैन सी के रेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन और टाइम ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन टाइम का मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से। क्यों? कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, शोइंग अ कांस्टेंट ग्रेडियंट। कांस्टेंट ग्रेडियंट का मतलब यह है कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, यानी कि कम होती जा रही है भले, लेकिन रेट कम नहीं हो रहा, रेट वही कांस्टेंट चले जा रहा है, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू स्लोप is equals to rate